हानि रात में नदी के बीच फंसा बेटा फोन पर चिल्लाता रहा, पापा पानी बढ़ रहा है। और किनारे खड़ी रेस्क्यू टीम इंतजार करने की सलाह देती रही। दोस्तों नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं बल्कि हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत है। इसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। यह कहानी है उम्मीदों की, एक पिता के सपनों की और उस भरोसे की जो हम और आप इस सिस्टम पर करते हैं। लेकिन जब वो भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से कैसे मर जाता है, आज आप महसूस करेंगे। यह कहानी है हादसे की नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या की, जिसे किसी हथियार से नहीं बल्कि लापरवाही से अंजाम दिया। जरा उस रात की कल्पना कीजिए, आसमान से आफत बनकर बारिश बरस रही है, बिजली कड़क रही है, नदी अपने उफान पर है और उस उफनती नदी के बीचों बीच एक कार फंसी हुई है। उस कार की छत पर 28 साल का एक नौजवान खड़ा है और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो अपने बूढ़े पिता को फोन लगाकर रो रहा है, भीख मांग रहा है कि पापा कुछ करो, मैं डूबना नहीं चाहता। और किनारे पर कौन खड़ा है? पूरा सरकारी अमला, पुलिस प्रशासन, गोताखोर। लेकिन वो उसे बचाने के लिए पानी में नहीं उतरते। क्यों? वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए। अगले 10 मिनट में मैं आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर की वो घटना बताने जा रहा हूँ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है मास्टर दीनानाथ जी के घर से। मास्टर दीनानाथ कस्बे के सरकारी स्कूल से रिटायर हुए एक बेहद सम्मानित शिक्षक थे। पूरा कस्बा उनकी इज्जत करता था। जीवन भर उन्होंने बच्चों को ईमानदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनकी दुनिया से उनका इकलौता बेटा रोहन था। रोहन लाखों में एक था, पढ़ाई में होनहार, संस्कारों में अव्वल। मास्टर जी ने अपने पेंशन का एक एक पैसा जोड़कर रोहन को पढ़ाया था। रोहन ने भी पिता का मान रखा और इंदौर शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर इंजीनियर बन गया। आज का दिन उस घर के लिए त्योहार से कम नहीं था। दिवाली आने वाली थी और रोहन 2 साल बाद अपने घर अपने पिता के पास आ रहा था। और वो खाली हाथ नहीं आ रहा था, वो अपने साथ अपनी शादी की खुशखबरी लेकर आ रहा था। उसने फोन पर पिता से कहा था, पापा इस बार बहू लेकर आऊंगा, आप बस घर की पुताई करवा लो। मास्टर दीनानाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह से ही वो बाजार जाकर रोहन की पसंद की मिठाइयाँ ला रहे थे, घर को सजा रहे थे, पड़ोसियों से कह रहे थे मेरा रोहन आ रहा है, बड़ा साहब बन गया है। लेकिन दिल आज भी वही है। शाम ढलते ढलते मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। रामपुर और इंदौर के बीच एक पुरानी नदी पड़ती है, काली सिंध। इस नदी पर अंग्रेजों के जमाने एक पुराना पुल था जिसे स्थानीय लोग खूनी पुल भी कहते थे, क्योंकि यह बेहद जर्जर हालत में था। कई बार गांव वालों ने प्रशासन को लिखा, नेताओं को अर्जी दी कि यह पुल कभी भी गिर सकता है। लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता है, फाइलों के पुल की मरम्मत हो चुकी थी मगर हकीकत में वहां सिर्फ मौत का इंतजार था। रात के करीब 9 बज रहे थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। रोहन अपनी नई कार से घर आ रहा था। उसने पिता को फोन किया, पापा मैं बस पुल के पास पहुंचा, बारिश बहुत तेज है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, गर्मा गर्म खाना तैयार रखना। ये रोहन की अपने पिता से आखिरी सामान्य बात थी। इसके ठीक 5 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। नदी के तेज बहाव में सालों की अनदेखी के मार वो पुराना पुल नहीं झेल पाया। पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे उफनती नदी में जा गिरा और उसी वक्त रोहन की कार उस टूटे हुए हिस्से पर थी। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आ रही है जो समाज को आईना दिखाती है, अभी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। हम सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। रोहन की कार पानी में जा गिरी लेकिन वो पूरी तरह नहीं डूबी। पुल एक पिलर को टकरा कर पुलर जो टूट कर गिरा था, कार उस मलबे और चट्टानों के बीच अटक गई। पानी का बहाव बहुत तेज था, वह कार कभी भी बह सकती थी। रोहन ने गजब की हिम्मत दिखाई। कार में पानी भरने लगा तो वो खिड़की से निकलकर कार की छत पर चढ़ गया। चारों तरफ घने अंधेरा, नीचे मौत बहकर बनकर बहती नदी और ऊपर गरजते बादल। रात के 9:15 बजे मास्टर दीनानाथ के घर का फोन बजा, पापा पापा बचा लो, पुल टूट गया है, पापा मेरी गाड़ी नीचे गिर गई, मैं नदी में बीच में फंसा हूँ, पापा बहुत डर लग रहा है। उस बूढ़े बाप की हालत सोची जिसके स्वागत की तैयारी वो कर रहे थे, वो अब मौत के मुंह में था। मास्टर जी बदहवास होकर नंगे पैर बारिश में दौड़ पड़े। उन्होंने पड़ोसियों को जगाया, पुलिस को फोन किया। 15 मिनट के अंदर वो सब पुल के किनारे पहुंच गए। वहां का मंजर भयानक था। आधे से ज्यादा पुल गायब था। नीचे अंधेरे में एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च जलती बुझती दिख रही थी। वो रोहन था। वो अपनी कार की छत पर खड़ा होकर टॉर्च हिला रहा था। पुलिस की जीप आई, फिर तहसीलदार साहब की गाड़ी आई, सायरन गूंजने लगे। भीड़ जमा हो गई। मास्टर साहब, मास्टर जी पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़े। साहब वो देखो, वो मेरा बेटा है, वो जिंदा है साहब, उसे तैरना नहीं आता, वो बह जाएगा, भगवान के लिए कुछ करो। इंस्पेक्टर ने टॉर्च मारकर नीचे दिखा। उसने वायरलेस पर बात की, सिचुएशन क्रिटिकल है, एसडीआरएफ टीम को भेजो, बोट नाव चाहिए होगी। यहाँ से शुरू होता है वो तमाशा जिसे लापरवाही कहते हैं। जिला मुख्यालय वहां से मात्र 10 किलोमीटर दूर था। वहां आपदा प्रबंधन की टीम तैनात थी, लेकिन उनके पास मोटर बोट थी, रस्सियां थी, ट्रेंड गोताखोर थे। कायदे से उन्हें 20 मिनट में वहां होना चाहिए था, लेकिन उन्हें आने में लगा पूरा 1 घंटा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर नहीं मिल रहा था। जब ड्राइवर मिला तो पता चला कि बोट को ले जाने वाली गाड़ी का टायर पंचर है। सोचिए, एक तरफ एक जान जा रही है और दूसरी तरफ सिस्टम का टायर पंचर है। इस दौरान रोहन लगातार पिता को फोन कर रहा था, पापा पानी मेरे घुटनों तक आ गया है, कार हिल रही है, पापा ये लोग कब आएंगे, मुझे ठंड लग रही है।
मास्टर दीनानाथ किनारे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बेटा हिम्मत मत हारना, वो आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और, रस्सियां ला रहे हैं, तू बस कार को कस के पकड़े रहना। वो अपने बेटे को झूठी तसल्ली दे रहे थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे खड़े थे। वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के पास रस्सियां थी, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी कि पुल से नीचे कार तक पहुंच सके। कुछ स्थानीय मछुआरे मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, साहब हमें जाने दो, हम टायर ट्यूब लेकर कूदते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। नहीं, पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर तुम में से कोई डूब गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। प्रोटोकॉल का पालन करो, रेस्क्यू टीम आ रही है। प्रोटोकॉल, यह शब्द उस रात मोहन की जान का दुश्मन बन गया। अगर उन मछुआरों ने को कोशिश करने दी जाती तो शायद परिणाम कुछ और होता। करीब 10:30 बजे आपदा प्रबंधन की टीम वहां पहुंची। उनके पास एक बड़ी मोटर बोट थी। मास्टर दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा, चलो अब मेरा बेटा बच जाएगा। बोट को क्रेन की मदद से नीचे उतार पानी में उतारा गया। 3 गोताखोर उस बोट में बैठे। उन्होंने इंजन स्टार्ट करने की रस्सी खींची। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वहां खड़ा हर शख्स सन्न रह गया। वो मोटर बोट जो ऐसे ही आपातकालीन समय के लिए खरीदी गई थी, लाखों रुपए की बजट वाली वो बोट मौके पर चालू नहीं हुई। पता चला पिछले 6 महीने से उसकी सर्विसिंग ही नहीं हुई थी। उसमें पूरा ईंधन जमा हो गया था। मास्टर दीनानाथ अपना आपा खो बैठे। उन्होंने एक अधिकारी के गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लाखों की तनख्वाह लेते हो और एक कबाड़ लेकर आए हो मेरे बेटे को बचाने। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर नदी के बीच में रोहन सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब मदद नहीं आएगी। पानी अब उसकी छाती तक पहुंच चुका था। कार का संतुलन बिगड़ने लगा था। उसने आखिरी बार अपने पिता को फोन लगाया, पापा। उसकी आवाज़ अब बहुत धीमी हो गई थी। हाँ बेटा, बोट चालू हो रही है, तो चिंता मत कर। पिता रोते हुए बोला, पापा आप झूठ मत बोलो, मुझे से दिख रहा है। पापा मेरी एक बात सुनना, मेरे जाने के बाद आप टूटना मत। माँ के पास जा रहा हूँ मैं, और हाँ, जो पैसे मैंने अलमारी में रखे हैं उनसे स्कूल के गरीब बच्चों की फीस भर देना। पापा आई लव यू। और तभी एक जोरदार लहर आई। वो मलबा जिसके सहारे कार अटकी थी वो खिसक गया। कार पलट गई। रोहन की चीख फोन पर सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। फोन कट गया। रोहन, रोहन, हेलो हेलो, मास्टर दीनानाथ फोन पर चिल्लाते रहे। नदी के उस काले पानी में कार और रोहन दोनों समा गए। वो टॉर्च की रोशनी जो पिछले 1.5 घंटे से उम्मीद बनकर जल रही थी, हमेशा के लिए बुझ गई। दोस्तों, कहानी की इस मोड़ पर अगर आपका दिल भर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह दर्द किसी एक पिता का नहीं, बल्कि उस आम आदमी का है जो सिस्टम के भरोसे जीता है। मास्टर दीनानाथ वहीं कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गए। वो रो नहीं रहे थे, वो बस उस नदी को घूर रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल अभी भी कान से लगा हुआ था। प्रशासन में हड़कंप बच गए। जब रोहन डूब गया तो अचानक सबकी फुर्ती जाग गई। दूसरी बोट मंगवाई गई, जनरेटर लाया गया, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन वो कहते हैं ना, कहाँ वर्षा जल कृषि सुखाने। जब फसल ही सूख गई तो बारिश का क्या मतलब। अगले दिन सुबह घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर रोहन का शव मिला। वो दूल्हा जिसे सेहरा पहनना था वो कफन ओढ़े लेटा था। जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी वहां मातम का सन्नाटा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि रोहन की मौत डूबने से हुई, लेकिन पूरा कस्बा जानता था कि उसकी मौत डूबने से नहीं, इंतजार से हुई थी। वो 1.5 घंटे तक जिंदा था। अगर पुलिस वालों ने मछुआरों को न रोका होता, अगर बोट का इंजन ठीक होता, अगर पुल की मरम्मत समय पर हुई होती तो आज मास्टर जी का बुढ़ापा अनाथ ना होता। इस घटना के बाद क्या हुआ यह और भी ज्यादा शर्मनाक है। प्रशासन ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी की। उसमें लिखा गया, बारिश बहुत तेज थी और विजिबिलिटी कम थी, इसलिए रेस्क्यू में देरी हुई और मृतक ने बैरिकेडिंग को अनदेखा किया था। झूठ, सरासर झूठ। वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और देरी बारिश की वजह से नहीं, उनकी नाकामी की वजह से हुई थी। मास्टर दीनानाथ के बेटे का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो टूटे नहीं। उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ठानी। उन्होंने रोहन को वो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें वो मदद की भीख मांग रहा था वो मीडिया को दे दी। वो टेप वायरल हो गया, पूरा देश हिल गया, लोग सड़कों पर उतर आए। दबाव इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा। जांच बैठी, उस इंजीनियर को सस्पेंड किया गया जिसने पुल को सुरक्षित घोषित किया था। उन अधिकारियों पर गाज गिरी जो मेंटेनेंस का पैसा खा गए थे। लेकिन सवाल वही है, क्या इससे रोहन वापस आया? आज भी मास्टर दीनानाथ हर शाम उस टूटे हुए पुल के पास आते हैं। वो वहां घंटों नदी को देखते रहते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस सिस्टम को कभी माफ नहीं करना है। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम टैक्स भरते हैं, हम वोट देते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? एक ऐसी व्यवस्था जो आपातकाल में इंजन स्टार्ट नहीं कर पाती। रोहन की जान से कम इतना तो किया कि उस पुल का निर्माण फिर से शुरू हो गया, लेकिन उस नींव में एक पिता के आंसू और एक बेटे की चीखें दफन है। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। कभी भी जर्जर पुलों या बाढ़ वाले रास्तों पर रिस्क ना ले। अगर मौसम खराब है तो रुक जाए, घर देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। दूसरा, आवाज उठाएं। अगर आपके इलाके में कोई सड़क, पुल या इमारत खतरनाक हालत में है तो हादसे का इंतजार ना करें, शिकायत करें, सोशल मीडिया पर डालें, शोर मचाएं। तीसरा, गाड़ी में सेफ्टी टूल। अपनी कार में हमेशा एक ग्लास ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर रखें। अगर रोहन के पास यही सही समय पर सही जानकारी और उपकरण होते तो शायद वो तैर कर किनारे आ सकता था। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि अगला रोहन आपके या मेरे घर से हो, इसलिए इस वीडियो को, इस सच्चाई को इतना शेयर कीजिए कि यह उन बहरे अधिकारियों के कानों तक पहुंचे जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर फाइलों में सब ठीक है कि मुहर लगाते हैं। आपकी इस घटना पर क्या राय है?
क्या गलती सिर्फ बारिश की थी या उस सिस्टम की? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी आंखें खोल देने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।